यानी कुल मिलाकर अगर आप इसका एनालाइज करोगे तो आपको एक चीज समझ में आए, पूछो क्या, कि जैसे दो 623 केल्विन। हाँ टेम्परेचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, टेम्परेचर याद करना है। अरे बेटा टेम्परेचर अब बताओ याद करना है कि नहीं याद करना है, ये रो आया। और जेई में 2021 मार्च के पेपर में क्वेश्चन बन गया। पूछो बेटा टेम्परेचर याद करना है कि नहीं याद करना है। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं है, समझदार के लिए सारा काफी। अरे है ना, हाँ विथ एड्रेस मुझे पता था कोई ना कोई क्लास में बोलेगा, तैयारी करके आया था। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई, टेस्ट की तैयारी, ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। चुन कर पूछूंगा एक से, चुन कर पूछूंगा, याद रखना। बहुत इजी ऑर्गेनिक बनाई कि एनसीईआरटी से, मजा आ जाएगा पेपर देखते हुए, ठीक है ना? सुलटा रहे हैं कि हाँ वो समझ में आएगा, पेपर बैठे हो तो बड़ा अच्छा फील होगा। ऐसे भी पढ़ना होता है। अच्छा अब यार ऐसे पढ़ेंगे। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने आपको थैलेमाइड बनाना सिखाया था। क्या बनाना सिखाया था? थैलेमाइड कैसे बनाना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी थी। पहले क्या बनाया था? अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट को हीट किया था तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर निकला था। उसके बाद थैला, थैलामाइड। फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग की थी तो अमोनिया निकला, मतलब थैलेमाइड। जो थैलेमाइड बना था उसी थैलेमाइड को यूज करते हुए हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, जो किसी और चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड। ओके, तो सुनो बेटा, क्वेश्चन का प्रॉब्लम देखो पहले कैसे पूछेगा। ये क्या है आपके सामने? थैला नहीं, अगर ये क्या है? CO2 CO2 कैसा है? ए साइक्लिक, तो थैला। और अगर साइक्लिक हो गया तो क्या हो जाएगा? कितनी बार होता है? सक्सीना, सक्सीनी, ये सब आपको बताया है। अरे बोलो, हाँ सक्सीना, सक्सीनी, थैला, थैली, सब बताया। अल्लगबार, सक्सीनामाइड, अल्लगबार, सक्सीनीमाइड, थैलामाइड, थैलीमाइड, तुम अल्लगबार। और साहब इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं, सबसे पहले ले लिया हमने KOH, देन फॉलोड बाई RH, देन फॉलोड बाई पानी या एक्वस NaOH। तो जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है बेटा? बोलो क्या बन गया? पूरा बोलो, एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन। तो हो सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दूंगा, R की वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो हम बताओ बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? बन गया ना बेटा, क्वेश्चन ही तो ना। अब देखें क्या होता है, पेज नंबर 394 पे एनसीईआरटी क्लास 12 में एक्सप्लेनेशन है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म, बहुत आसान मैकेनिज्म। ये हमारे सामने जो बना हुआ है इसे कहते हैं, अरे कह दो ना, थैला। बोला कौन बीच में थैला बोल देता रे? बोलना सीखो रे। थैलामाइड, 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 अरे थैली है, हाँ थैलीमाइड, कुछ भी बोल दो। थैला थैली चक्कर में -5 मिल जाएंगे तुमको। फिर थैला में रख के आना -5। ये क्या बेटा? ये है KOH। दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन, यू नो वेल, एंड दिस इज द बेस। दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन। तो बेटा क्या हुआ? यहाँ हुआ एसिड बेस रिएक्शन हो गया। बताओ बेटा क्या फॉर्मेशन होने जा रहा है? आप देख सकते हैं कि ये CO, यहाँ CO, यहाँ क्या आ गया? F पे चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव। और यहाँ पे कौन आगे चिपक गया? बोलो ये निकल क्या गया बेटा यहाँ से? बोलो पानी, पानी निकल गया। इज इट क्लियर? चलो सेकेंड स्टेप देखो।
ये हमने ले लिया RH, दिस इज एल्काइल हैलाइड। ये एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा अटैक। ध्यान सुनो, मैकेनिज्म कौन सी चलने जा रही है, SN2, इसलिए मैं इसको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। भाई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में दे रखा है। फिर क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, यही पे पढ़ लेंगे क्योंकि क्या है मैकेनिज्म SN। अब SN2 आने वाले वो सारे नियम लग गए यहाँ पे। अब क्या बोल रहे, ध्यान सुनना, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हुआ, ये हो गया CO, यहाँ पे CO, यहाँ पे N, और बोलो रे, और यहाँ पर क्या लग गया, ये R। समझाएंगे। अब इस पोर्शन को देखना, अब आपको कुछ नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है, NR। अरे बोलो ना, अब अच्छे से बना देते हैं। हाँ, ये आपके सामने है, ये है NR। बात समझ में आया। और यहां से क्या अलग हो जाएगा, KX। अरे क्यों बात करें उसकी, प्लस KX, वो इधर प्लस KX लिख दो या इधर क्या लिख दो, ये KX अलग हो गया। अब अगले पल में हमने ले लिया पानी, क्या ले लिया रे, पानी। NCERT लिखता है एक्वस एनएच, मैं समझा रहा हूं पानी से, समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आराम से हाइड्रोलाइसिस करो, बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H जोड़ दो। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ रे, बताओ 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 बताओ, क्या यहाँ पर आपको CO OH किसका फॉर्मेशन हो गया, थैलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, थैलिक एसिड। प्लस क्या बनता नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन क्या नजर आ रहा है, RNH2। बोले तो कौन वाला प्राइमरी अमाइन, ये लिखना जरूरी है यहाँ पर, एलिफेटिक प्राइमरी। रिएक्शन कैसा हो रहा है, SN2 कैसा हो रहा है, अच्छा ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसकी तुलना में ज्यादा एनाइनिक। अरे बात क्लियर हुआ, ये अटैक बॉन्ड टूटा अटैक। इज इट क्लियर, मेरी बात को समझने का प्रयास करना डियर स्टूडेंट, ध्यान सुनना। यहाँ अगर मैंने एक्वस एनएच ले लिया होता तो क्या होता, अरे सर एसिड है, वो बेस है, अकेला नहीं छूटता, रिएक्शन हो जाता, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। क्यों बेटा, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। अरे है ना, अरे बेटा टेंशन, कोई टेंशन है क्या, इधर देख, कोई दिक्कत, क्या सोचता हुआ, सिलेक्शन होगा, टेंशन मत ले। खाना खा के आए हो, थोड़ा सा खा, यही मुझे लग गया, ऐसे पूछ लिया, थोड़ा सा खा के आए हो, यही तो दिक्कत है, थोड़ा सा खा लिया है, थोड़ा है बाकी, कब खाओगे। ध्यान सुना, तो अगर हमने एक्वस एनएच लिया होगा तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाता, क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, दैट इज सोडियम थैलेट का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर। चलो पहला पॉइंट नोट में हम लोग अभी लिखेंगे। नंबर 2, यह एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने का अच्छा मेथड है, एरोमेटिक नहीं। क्यों रे, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड या एराइल हैलाइड NSR नहीं देते। फॉर एग्जांपल ध्यान समझना बेटा, अगर मैंने RX लिया तो इससे क्या बना लोगे, RH2। क्या हो रहा, X को हटा रहे हो, NH2 लगा रहे हो, यही तो हो रहा है ना। अरे बोलो ना, ये देखो, ये X गया, उसकी जगह NH2 आया। चलो साहब, तो अगर आपने PHX ले लिया तो क्या बन जाएगा बेटा, PHNH2 बन जाएगा। अरे बोलो है ना, X कहाँ थे X, ये तुम्हारा NSR देगा, खाली हाँ मिलाने आ गए यहाँ पे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, SN2 हो रहा है, SN2 देता है, SN2 देता है, SN1 देता है, दिमाग खराब कर दो 100। ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलती मत करना, सॉरी मत बोलो, ये नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते, क्योंकि एराइल हैलाइड NSR नहीं देते। लेकिन क्या यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बोलो क्या इससे हम ये बना सकते हैं, क्योंकि ये बेंजाइल हैलाइड है, ये अच्छी मात्रा में SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। क्या मेरी बात सुन आएगी, यहाँ पे नो डाउट बना लीजिए, ऐसे मत बोलो तो दिमाग, हाँ बेटा दिमाग से सोच के जवाब देना है, सुन डाल जाओगे।
किसी तबीयत खराब? अभी कैसे हो बेटा? तो दोनों खराब है, मतलब आराम करना चाहिए घर पे। ऐसा ना 2-4 और लेके जाओ। घर पे रहो बेटा, घर पे आराम से रहो। आजकल का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। चमक गया है देश का युवा नेता देश को 2 युवा लोग हैं, एक सलमान खान, एक युवा है, ये हमेशा इनको युवा दिखा जब तक आप लोग लिखिए तब तक मैं जनता को एनसीईआरटी पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है ना? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, क्लास 12 एनसीईआरटी, पेज नंबर 394, पहली लाइन, क्वेश्चन नंबर 5। गैब्रियल सिंथेसिस, इसको लिखना नहीं है रे, तुम लोग लिखो, मैं पढ़ के सुनाऊंगा ताकि साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं। गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन थैलीमाइड on treatment with ethanolic potassium hydroxide for potassium salt of thalidomide, which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis, alkaline बोला है, produces the corresponding primary amine. Aromatic primary amine cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by thalidomide. अरे बोलो ना, ताकि मैंने आपको सॉल्वेंट का रूल समझा दिया था, आप समझ रहे हो ना? आगे बढ़ जाए। हाँ, तो लिखो, पॉइंट लिखो, या ठीक है ये एनसीईआरटी से लिख लेना, क्यों मैं लिखूं, खुद से लिख लेना। हाँ, ये ज्यादा सही होगा। हाँ, अब बोलिए सर, जब खुद लिखने की बारी आ गई तो बोलिए सर। अब ऐसे ही होगा, जब मैं बोलूँगा लिखो तो मुझे नोट से, तो मैं एनसीईआरटी से लिख लेना। अच्छा लिखो, ठीक है, जितने लोग लिख चुके हैं वो जगह छोड़कर लिखे, जो लोग नहीं लिख चुके हैं वो ना लिखे। If aqueous NaOH is taken, if aqueous NaOH is taken, then salt of phthalic acid is formed. If aqueous NaOH is taken, then salt of phthalic acid is formed. Salt of phthalic acid is formed. Salt of phthalic acid is formed. Next point. This method is used for the preparation of. This method is used for the preparation of primary aliphatic amine. The aliphatic primary amine. This method is used for the preparation of aliphatic primary amine. Aliphatic primary amine. Okay. Next point. Aromatic primary amine. एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ब्रैकेट में से लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा PHNH2. एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड because एराइल हैलाइड, ऐसे लिखिएगा PHH, ब्रैकेट में लिखिएगा Aryl halide does not give NSR because aryl halide does not give NSR. Aryl halide does not give NSR. Does not give NSR. Okay बेटा, चलो तो थोड़ा सा लिखना, और ये लिख लेना बेटा, जो हमने लिखा ना ये लिख लेना, ये लिख लेना, ठीक है? लास्ट में नोट जो लिखवाया है उसके बाद ये लिख लेना। सर आप हटेंगे आगे से तब ना लिखेंगे, तो समझे क्या थे अभी तक?
चलिए नया टॉपिक। ओके बेटा, अगला रीजन, लास्ट टॉपिक, NSR इन एरोमेटिक हैलाइड। NSR इन एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन nucleophilic in aromatic compound SNAR, substitution nucleophilic in aromatic compound। चलो स्टार्ट करें। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं, ध्यान से रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया ये एरोमेटिक हैलाइड और हमने यहां ले लिया NaOH, क्या होगा बेटा बताओ? नो रिएक्शन। एरोमेटिक हैलाइड वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, एनसीईआरटी की लाइन टुवर्ड्स NSR। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेज नंबर 311, 312 and 313 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12, पेज 311, 312 और 313 पे भर भर के लिखा हुआ है, जो कि हम एनसीईआरटी में चल रहे हैं। ध्यान सुनो, बहुत प्यार से, बहुत फुर्सत के छड़ों में उसने लिखा है इन सब चीजों में। तो उसने कहा नो रिएक्शन और बताया है, चूंकि बेटा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे होते तो भी पढ़ना हमारा फर्ज है और आपका पढ़ना फर्ज है। उसने रीजन बताया है कि किन कारणों के कारण यह NSR नहीं देता है। आइए उन कारणों की विवेचना करते हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, ध्यान सुना बेटा, ये आपके सामने में लिख दिया एराइल हैलाइड। पहला रीजन, मैं ये NSR क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है? रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस, आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो उसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखा है और हम तो ये सब काम जीओसी में पहले कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, SN2 नहीं देता। सर फिर भी तोड़ दे तो कैटायन बनेगा, SN1 देगा। हमने कहा अगर आपने प्रयास करने का भी प्रयास किया, आपका प्रयास अप्रयास हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आपने बनाया, फिनाइल कैटायन हाईली अनस्टेबल बनाना ही नहीं, पहले हम आपको बता चुके हैं। यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड तोड़ नहीं सकते, तोड़ने गलती कर बैठे तो अनस्टेबल बन गया। 2 रीजन बता दिया मैंने। तीसरा रीजन ध्यान से सुनना, यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा किसमें है, sp2 में या sp3 में? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा? बॉन्ड लेंथ छोटा कि बड़ा? अकॉर्डिंग टू डेटा ये आपका 169 पिकोमीटर एंड अकॉर्डिंग टू डेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, ये क्या है? 177 पिकोमीटर। क्या मैं सही हूं? बोलो। तो इससे ये पता चलता है कि ये बॉन्ड लेंथ कैसा है? शॉर्टर है। अगर शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। बात समझ आया नहीं आया? चलो सब 3 रीजन हो गए, फिर भी नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं भाई हम फिर भी जाएंगे, हम तो अटैक करेंगे। कहता है मॉलिक्यूल आ जा। जब वो आता है
तो क्या यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजर आ रहे हैं? बोलो, ये भी निगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसके पास भी क्या लोन पेयर, क्या है? क्या खतरनाक रिपल्सन महसूस करेगा कि नहीं करेगा? और इसके कारण भी क्या रिएक्शन नहीं होगा। क्या मैंने 4 रीजन बता दिए कि नहीं बता दिए? अरे बोलो। तो ड्यू टू दिस रीजन, ये चारों रीजन कहाँ दे रखे हैं? एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इन रीजंस के कारण क्या है, यह एनएसआर आसानी से नहीं देता। सर आपने ये वर्ड यूज कर लिया, आसानी से नहीं देता। आप जनरली बोल देते हो, आप आसानी से नहीं बोल देते हो, आसानी से बोल देते हो, यानी कुछ ना कुछ तो उसमें लोचा है। मैंने कहा हाँ, कोई काम नहीं हो रहा होता ना तो करवाने के दूसरे तरीके भी है ना। ड्रास्टिक कंडीशन, कौन सी कंडीशन? ड्रास्टिक कंडीशन। हाँ, ड्रास्टिक कंडीशन में ये एनएसआर देता है। तो उन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अरे बोलो है ना, क्या कंडीशंस हैं? आइए देखते हैं बेटा। अगर हमने इधर देखो बेटा, ये हमारे सामने हैलाइड है, एरोमेटिक हैलाइड है, ये देखो ये एक्स है। हमने लिया NaOH, रिएक्शन हाँ जी कि ना जी? ना जी, नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, NaOH लिया, किस फॉर्म में लिया गया हमने? एक्वस NaOH। ध्यान सुनना, रिएक्शन के अंदर नहीं, एक्वस NaOH लिखने से रिएक्शन नहीं होता। तो हमने क्या किया, 623 केल्विन टेम्परेचर, खतरनाक टेम्परेचर, खतरनाक टेम्परेचर और खतरनाक प्रेशर ले लिया, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड फॉलोड बाय H+, फॉलोड बाय H+, फॉलोड बाय H+। हाँ साहब, एनएसआर हो गया, एनएसआर हो गया, यानी X हट गया, OH लग गया। इस रिएक्शन का नाम होता है डाउस प्रोसेस। क्या होता है? डाउस प्रोसेस। क्या होता है? डाउस प्रोसेस। ये फिनॉल बनाने का मेथड है। ये भी एक इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या बनाने का? फिनॉल बनाने का। एक और मेथड आएगा, यही एक मेथड है फिनॉल बनाने का। अपन क्यूमीन से भी बनाते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, उससे क्या है फिनॉल बनता है, साइड प्रोडक्ट में एसीटोन निकलता है। बता चुके हैं आपको पहले। नंबर 2, हमने क्या किया, यहां पर हेलोजन है, इसके पैरा पर क्या लगा दिया? NO2 -M। जब इसी रिएक्शन की फिजिकलिटी को चेक किया गया तो जो टेम्परेचर का रेंज था वो कहां पे आ गया? 443 केल्विन पर आ गया। कितने पे आ गया? 443 केल्विन पे आ गया, फॉलोड बाय H+। तो बेटा यस, यहां पर भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH। अरे बोलो, चलो साहब। फिर हमने क्या किया, चलो -M ग्रुप है, इसके आर्थो और पैरा पर -M ग्रुप की संख्या धीरे धीरे हमने बढ़ानी शुरू कर दी, एक यहाँ पे और बढ़ा। तो देखा, जब हमारे सामने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट आई, वो कितनी? 368 केल्विन, 368 केल्विन हो गई, फॉलोड बाय H+। और बेटा ये तो और भी थोड़ा आसानी से क्या हो गया, कम टेम्परेचर पे रिएक्शन अब कैसा होने लग गया है? फिजिबल होने लग गया है। अरे है ना। अभी इसका एक और आर्थो पोजीशन क्या है, क्या वो बाकी नजर आ रहा है कि नहीं बेटा? बोलो। तो हमने कहा उसको भी हम ना छोड़ेंगे, वहां NO2 को हम जोड़ेंगे। और बेटा ध्यान से देखना, हमने खाली पानी लेके गर्म कर दिया, पानी लेके गर्म कर दिया, और उतने में ही पक गया। तब से नाम इसका हो गया पिक्रिक एसिड। क्या नाम हो गया? पानी में ही पक जाता है और पिक्रिक एसिड कहलाता है। ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? पिक्रिक एसिड कहलाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बोले तो 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 यानी कुल मिलाकर अगर आप इसका एनालाइज करोगे तो आपको एक चीज समझ में आए। पूछो क्या? कि जैसे दो 623 केल्विन। हाँ, टेम्परेचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, टेम्परेचर याद करना है। अरे बेटा टेम्परेचर अब बताओ याद करना है कि नहीं याद करना है? ये रो आया, और जेई में 2021 मार्च के पेपर में क्वेश्चन बन गया। पूछो बेटा टेम्परेचर याद करना है कि नहीं याद करना है? इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं है, समझदार है कि इशारा काफी। अरे है ना। हाँ, विथ एड्रेस मुझे पता था कोई ना कोई क्लास में बोलेगा, तैयारी करके आया था। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरी बात समझ में आया? तो याद रखना कि ये टेम्परेचर पूछा हुआ है कि यानी टेम्परेचर, इसे तो मैंने कलर से लिखा है, हाईलाइट करते हुए लिखा है, समझ आया क्या है?
तो जैसे जैसे आपने -m ग्रुप को बढ़ाना शुरू किया आर्थ्राइड पैरा पोजीशन पर, उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ रही थी, क्या टेम्परेचर कम हो रहा था? टेम्परेचर कम पर रिएक्शन का फिजिबल होने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा रिएक्टिव था। क्या था? ज्यादा। और जब तीनों पे लगा दिया, क्या इसका ये आर्थो और क्या है का, बोलो ना, तो बताओ रिएक्शन क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा फिजिबल हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बोलो है ना? ये सब इसके पास लिखा हुआ है। और जो हेलोजन है, आप ध्यान सुनो, हेलोजन आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्लोरीन। क्या लिख, किसके रिस्पेक्ट बात करी गई है? क्लोरीन। तो आप यहाँ इसको भी मैं कलर से लिखूंगा। हाँ, ये किसके रिस्पेक्ट का? कलर ग्रीन से लिख दो। यस, यही कराना तो ग्रीन दो। समझ गया एकदम? और ये रिएक्शन क्या हुआ आपके सामने। तो यानी याद रखना कि जब कोई ग्रुप नहीं लगा है तो कितना? 623। क्या है बेटा? 623। बात क्लियर हो गया? जब एक मेटा पर लगा दिया तो 443। उसके बाद अगर 2 लगा दिया तो 368। और अगर 3 लगा दिया तो पानी लगाओगे। क्या है? पानी लगाओगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लास में बोलूंगा जाऊस जाऊस, तो तुम क्या बोलोगे? फिनॉल। जाऊस 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 जाऊस। हेलो एवरीबॉडी, जाऊस जाऊस। है ना? याद रहे आज का बोलूंगा जाऊस 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 जाऊस। याद रहेगा? जाऊस जाऊस। बेटा अब आइए हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर, और इसके बाद एक बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आपके समझ प्रस्तुत होने के लिए लालायित रहेगा, जो कि ओपन टू ऑल। वो क्वेश्चन में पूछूंगा, देखूंगा कितने लोग उसका जवाब दे पाते हैं। बेटा उसको क्यों नहीं लिखोगे? तो हमें पिछली बार भी बार ऐसे क्वेश्चन किए थे, लिखना ही नहीं लिखना बेटा, लिखना होता है बेटा। अरे बेटा उसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, वो एनसीईआरटी का डेटा है, मैं भी रट के आया था। ठीक है, क्यों हम इंसान नहीं है? तो मिला रहा है, जो मैंने पढ़ाया वही दिखाई दे, तो पढ़ लेना चाहिए। तो सुबह नहीं आया सर, एक दिन बहुत कोशिश से सुबह उठ पाए थे, आज तो हम उठ ही नहीं पाए सुबह, हिम्मत नहीं हुई। यानी हमें पता है ना, उसके लिए आत्मबल की जरूरत है। ऐसे थोड़ी ना कि वाले 6:40 क्लास करने आ जाओ। आया था एक दिन क्लास में 6:40 क्लास करने, अगले दिन समझ में आ गया भैया 1-2 दिन की बात नहीं है। 1-2 दिन की बात नहीं है। तो 6:40 पे आया होगा, उसके बाद दिन भर जाके सोया होगा, टाइम टेबल बिगड़ गया होगा इसका। हो गया बेटा, लिखो। बहुत टाइम है बेटा, इतना टाइम देना मुनासिब नहीं है। यह हटा दे रहा हूँ, जाके पढ़ना है एनसीईआरटी में 4 पॉइंट पढ़ के तो अच्छी बात है।
चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SNAR का एक टाइप मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं हम लोग SNAE। SNAE SNAR का SNAE when strong electron withdrawing group present at आर्थो या पैरा या आर्थो पैरा पोजीशन। SNAR का SNAE होगा जो when strong electron withdrawing group present at आर्थो पैरा पोजीशन। Listen here, stop, right, ध्यान से मत रुक जा बेटा, अब लिखना मना है। इधर देखो बेटा, ये हमारे सामने है Cl और यहाँ पे लगा दिया हमने NO2। ये है Cl, यहाँ लगा दिया हमने NO2। बहुत ध्यान से समझना। NaOH लिया है यानी ये क्या है OH माइनस, हीट किया। अब सुनना, ये OH माइनस Cl का कौन सा इफेक्ट लग रहा है माइनस आई। माइनस आई आने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा क्या बताओ, इस कार्बन पे बढ़ जाएगा। बोलो NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है माइनस। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ बढ़ेगा आर्थो पर और पैरा पर। तो क्या इस पोजीशन पर Cl का माइनस आई और NO2 के माइनस एम दोनों के कारण पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यानी यही एक ऐसा प्लेस है जहां इसके अटैक करने की संभावना सबसे ज्यादा है। बात कर हो गई। जैसे इसने यहाँ पर अटैक किया, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 5। जैसे 5 वैलेंसी, उसने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। बोलो बोलो। तो आप देख सकते हैं जो आपके सामने बनने जा रहा है, दैट इज ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया Cl, यहाँ पे क्या लग गया बेटा OH, यहाँ चार्ज नेगेटिव, ये और क्या ये NO2 बन गया क्लिक। लेकिन क्या एरोमेटिसिटी लॉस हुई है कि नहीं हुई है बेटा? अगर एरोमेटिसिटी लॉस हुई है तो यही वो वाला स्टेप है जिसे क्या कहते हैं हम लोग RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी RDS में किसका फॉर्मेशन हुआ है कार्ब एनायन, यानी कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा। अरे बोलो, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। यहां पे कोई डाउट नो डाउट? क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? हां। क्या बताओ, क्या ये ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया? जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया तो बेटा क्या पाया, ध्यान से देखना। यहां पर ये क्या है Cl, ये क्या है OH, ये आया, ये यहां पे क्या है बेटा, कौन सा था यहां पे NO2, चार्ज आया नेगेटिव, ये हो गया। क्या अभी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है? हां। ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। और जब आपने बनाने का प्रयास किया तो बेटा क्या हुआ, ध्यान सुना। ये क्या था Cl, ये क्या था OH, यहाँ चार्ज क्या गया नेगेटिव, तो यहाँ क्या बन गया बॉन्ड, और ये क्या बेटा NO2। क्या आगे और रेजोनेंस है? नहीं। अरे आगे क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है। तो क्या यहीं तक रेजोनेंस इसका बेटा, बोलो चलो। अब अगले पल में क्या होगा, मेरी बात ध्यान सुनना। अगला स्टेप जो है इसका फास्ट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी गेन करने वाला स्टेप होता है। कैसे? ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। अब बताओ Cl और OH में लीविंग ग्रुप कौन है? अरे बोलो, Cl अच्छा लीविंग ग्रुप है। यहाँ से क्या हो गया, ये बाहर चला। और जब बाहर चला गया तो क्या आप देख सकते हैं किसका फॉर्मेशन हो गया, बताओ बेटा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? अभी तक का फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया बताओ। अरे बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पे कोई दिक्कत क्यों दिक्कत तो होगा कि नहीं प्रोडक्ट, बताओ -1। आज फिर तुमने वही गलती कर दी। ये है बेस और वो है एसिड, ये है बेस और वो है एसिड, और तुमने फिर एसिड को आज अकेला छोड़ दिया। नहीं साहब, आप एसिड को अकेला नहीं छोड़ सकते, बेस का साथ तो तुम्हें उसको देना ही पड़ेगा। मीडियम कैसा है एल्कलाइन, तो वो ना बन के क्या बनेगा बेटा बताओ। क्या सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, क्या ये क्या होगा O-, चलो सीधा सीधा क्या होगा O- और हो गया NO। इसके बाद अगर तुम्हें फिर से यही पाना है तो क्या डालना पड़ेगा H+। प्रोसेस का नाम एसिडिफिकेशन, दोनों है ना, ये H+ और ये प्रोसेस क्या है, दिस इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन। और फॉर्मेशन अब जाके हो रहा है। एसिड को पाना इतना आसान नहीं बेटा, बोलो सोच में एसिड लाना पड़ता है। उसी सोच का नाम क्या कहलाता है, एसिडिफिकेशन। मेरी बात समझ आया कि नहीं आया? अरे तुम देखो ना नंबर 2 पर क्या लिख रखा है, देखो H+। क्यों लिख रखा? वही तो एसिडिफिकेशन है। लेकिन सर यहाँ क्यों नहीं लिखा है? अरे दिमाग से पैदल लोगों, ध्यान से देखो, ये क्या है OH-, मतलब क्या है वो बेस है, तो भी सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा?
तो एसिडिफिकेशन करना पड़ा। ये तुम्हें बेस नजर आता है? अरे बोलो ना। तो इसलिए यहाँ पे हमने H प्लस नहीं लिया। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट? बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्या यहाँ OH का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। यहाँ OH का क्या हो रहा है? एडिशन। और यहाँ लिविंग ग्रुप का क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। और एडिशन एलिमिनेशन के द्वारा क्या एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है क्या? इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका मैकेनिज्म क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। यानी यहाँ पर ये जो आपके सामने, मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो कार्बन एनायन बना है, अरे रुक जाओ लिखने वालों, ये जो कार्बन एनायन बना है इसका जो नाम होता है मेजिमर कॉम्प्लेक्स। इसका फॉर्मेशन हो गया मेजिमर कॉम्प्लेक्स। स्पेलिंग मत रटना, देखो मैं भी लिखते समय चुप हो गया था। समझा? रट के आया हूं, मैं भी चुप होता हूं, याद कर रहा हूं तो लिखो, तुम मत रटना। फिर मजाक कर रहा था, खुश हो गया पहली बार। इसे क्या बोलना? बेटा रटा तो मैंने भी, ऐसे थोड़ी देना। इसे तुम याद रखना एम कॉम्प्लेक्स के नाम से। हाँ ये सही है। क्या है? एम कॉम्प्लेक्स। और ना याद हो कार्बन आयन। अरे है क्या? कार्बन आयन। यानी इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा? अरे रुक जाओ बेटा, इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बन आयन। यानी रेट फॉर एरोमेटिक NSR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमीडिएट कार्बन आयन या एम कॉम्प्लेक्स। अरे बोलो, ये आपका क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड नोट नंबर 1। अरे बोलो, नोट नंबर 2। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगते हैं, उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। सर कैसे? सर कैसे? प्लीज एक्सप्लेन करो। हमने कहा इधर देखो, इधर देखो। यहाँ पर क्या निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन रहे कि नहीं बन रहे बेटा? बताओ। उसका तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, उसमें जो बना हुआ है क्या? बताओ क्या निगेटिव चार्ज आपका ये आर्थो, ये पैरा और ये आर्थो पे बन रहे कि नहीं बन रहे? तो जो इसका हाइब्रिड बनेगा क्या उसमें यहाँ निगेटिव होगा? इस वाले को देखो, जैसे निगेटिव यहाँ पे आया, आहा मजा आ गया। क्या -m से स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोल दो ना। तुमने एक और NO2 बढ़ा दिया, क्या दोनों पोजीशन स्टेबलाइज हो गए? जैसे जैसे स्टेबलाइज होते जा रहे हैं टेम्परेचर का रेंज क्या होता जा रहा है? कम होता जा। आहा, जब तुमने उसके सारे पोजीशन पे जहां जहां निगेटिव है वहां पे -m ग्रुप लगा दिया, तो अब तो पूछो ही मत, जहां निगेटिव अपना कदम रख रहा है वहां फूल बिछे हुए हैं। किसके? NO2 के। क्या मेरी बात समझ आई है? यानी कहने का मतलब हर जगह स्टेबलाइज है, इसलिए रिएक्शन कितना है बेटा बताओ? बहुत ही फास्ट। यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पर -m ग्रुप की संख्या बढ़ाते जाओगे तो क्या रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी एरोमेटिक NSR की? यस। किंतु परंतु लेकिन क्या मेटा पर कुछ हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है? क्या मेटा पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है? तो मेटा पर -m ग्रुप लगाने से कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो रही है? यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। तो चलो ठीक है, आप बना लो, बनाने में पूरा समय दिया जाएगा, आपको उसका हक है और हक आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप इसका वो बनाते हो, ऐसे ध्यान सुनना, अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ तो क्या बनेगा बता सकते हो क्या? सिंपल से इधर देखो ना, क्या आपके सामने ये Cl है और ये क्या है? OH है। और ये क्या है बेटा आपका? NO2 है। अरे बोलो, तो क्या जब आपने इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ये यहाँ तक आया है कि नहीं आया है? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? पूरा हुआ रेजोनेंस के लिए इतने क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे कोई डाउट कि नहीं है? डाउट? एक बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आप सब ने समझ प्रस्तुत होने के लिए क्या है? लालायित है। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्वेश्चन कराऊंगा बैक टू बैक, हर एक क्वेश्चन का लेवल अलग होगा। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ओपन चैलेंज होगा और उसका सलूशन इसमें लिखा हुआ है। बनानी होगी, बताओ। खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपको मैसेज मिली थी
प्रॉब्लम है 13 में एलिमिनेशन स्टार्ट हो चुका है सुबह ही। तो आज ऑलमोस्ट एलिमिनेशन हम क्या करते हैं। कोई भी बैच का सिलेबस खत्म हो, वो एक खत्म तो बाकी देखेंगे क्या कर देंगे। एग्जामिनेशन का डेट शायद फर्स्ट वीक ऑफ में हो सकता है। यार प्रेशर सबके ऊपर पड़ गया, तुम्हारे ऊपर भी और हमारे ऊपर। फर्स्ट वीक ऑफ में एग्जाम है तुम्हारे होने होने वाला था। पेपर में आया है कल, अभी टेंटेटिव है वो, और पेपर में आ गया फर्स्ट वीक ऑफ में का जो भी संडे होगा उसी दिन पेपर होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीना है। 5 का 1 माइनस करो 4 महीना है। 1 महीना में तो रिवीजन करोगे ना बेटे। 4 महीने हैं बस, 8 महीने की तरह मेहनत करनी है तुम्हें। स्ट्रेटजी वीडियो मैंने पहले ही लेके आ गया था। शुरू के जो 5-6 महीने बचे हैं पहले ही पता था महीने में वीडियो देख के उसने बस उस वीडियो को देखा और डेट लग गया। सर बोल दिया आपको 6 महीने एग्जाम लेना है, और मैंने पुराना वीडियो सर आपने हमारे साथ गलत किया। 8 महीने लेना है हमारा होना 2024 में एग्जाम कराओ। और 2024 में आएगा तो फिर कहोगे सर समय कम पड़ गया। नहीं और अभी कह देना कि फरवरी में एग्जाम है तो उस हिसाब से एक्टिविटी तुम्हारी 4 गुना हो जाएगी अभी से। टेस्ट के 3 दिन बचते हैं तो तुम खूब पढ़ते हो। टेस्ट वाले हफ्ते में खाली पढ़ते हो बस। सब पता बेटा मास्टर का स्टूडेंट तो 3 दिन पढ़ते सर, 1 दिन पढ़ते। लेकिन हम क्लास में रेगुलर होकर लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनते थे हमेशा। एक भी क्लास ना तो लेट हुए ना तो बंक किए और ना बीच में किसी फालतू एक्टिविटी के लिए क्लास से बाहर गए। पानी पीने के कभी नहीं समझ में आया। तो मिलाकर यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आईटी बीएचयू में रहा चाहे यहाँ रहा, आईटी बीएचयू में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। वहाँ तो मैं यूनिवर्सिटी में मैंने किया ही नहीं। अपने भी मैं 95% आईआईटी के पेपर जो पूरा एकदम हर चीज़ में क्लास में बैठता था। हर चीज़ बस एग्जाम की रात में जग के कोचिंग पढ़ाता था। कहाँ पढ़ता हूँ कोचिंग पढ़ाते थे। बेटा बोला पूरा फॉरेन का प्लेसमेंट तो छोड़ चुका हूँ। क्लास 12 से पढ़ा रहा हूँ इसी में घंटा किया। आगे बढ़ जाए, चलो सर लिखो नोट। इंटरमीडिएट इज कार्बोनाइन, इंटरमीडिएट इज कार्बोनाइन। So presence of strong EWG, strong EWG मतलब strong electron withdrawing group। So presence of strong EWG ब्रैकेट में लिखिएगा NO2 ब्रैकेट बंद at orthopara position increases the reactivity of aromatic NSR। at orthopara position increases the reactivity of aromatic NSR, increases the reactivity of aromatic NSR। okay बेटा। next point, rate of aromatic NSR proportional to stability of M complex। स्टेबिलिटी ऑफ M complex क्या है बेटा? M complex ब्रैकेट लिख देना क्या? कार्बोनाइन। क्या लिखा बेटा? कार्बोनाइन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी लिखता है नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। नहीं थोड़ा बहुत तो होता होगा, बस वो रिजल्ट में चेंज नहीं आता है। लिखो बेटा इसमें माइनस एम ग्रुप एट मेटा पोजीशन does not increase
reactivity does not increase reactivity significantly, does not increase reactivity significantly, मतलब उसका कोई significant effect नहीं आता। क्वेश्चन लिखिए, compare rate towards NSR, compare rate towards NSR, compare rate towards NSR, और कैसे पूछ सकता है, compare rate towards hydrolysis with NaOH, compare rate towards hydrolysis with NaOH, with NaOH। ओके बेटा, आई बेटा। तो क्वेश्चन है कंपेयर रेट टुवर्ड्स NSR या कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस विद NaOH। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए ध्यान से देखें, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेट टुवर्ड्स NSR या कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस विद NaOH। पहला आ गया, ध्यान से क्वेश्चन लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ। 2 क्वेश्चन पहले लिखूंगा, फिर तीसरा अपन एक्सप्लेन करेंगे बाद में। पहले 2 को करेंगे एक्सप्लेन, और पहला तो लिखते ही आप सॉल्व कर लोगे। ClNO2 NO2 NO2, this is the A, this is the B, Cl NO2 NO2 C Cl NO2 D Cl NO2 E Cl। बताओ जवाब क्या होगा बेटा? आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो माइनस एम ग्रुप आपके पैरा पे कितने हैं? 3 है, बोलो 3 माइनस एम। यहाँ कितने बेटा? 2 है। यहाँ कितना है? 1। आप तो पैरा पे, लेकिन ये कहाँ पे है? मेटा, तो इससे कम होगा, लेकिन इससे इसकी तुलना में तो ज्यादा ही होगा ना बेटा। तो ऑर्डर बताओ क्या होगा? क्या आपका ऑर्डर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? अच्छा, अगर मैंने क्या किया होता, यहाँ एक और ले रहा हूँ मैं, और इसकी तुलना करने जा रहा हूँ इससे, C से करने जा रहा हूँ। ये Cl है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पर NO2 है। अब क्या जवाब होगा? कौन सा ज्यादा होगा? 2 NO2 लगाने से बताना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में 2 मान के क्या करोगे? मेटा पर लगा है, तो कहाँ से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? आर्थो एंड पैरा, क्योंकि एनायन कहाँ बन रहा है? आर्थो एंड पैरा। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओपन टू ऑल। सोच के जवाब देना, ओपिनियन पोल होगा, ऐसे कोई जवाब बोलेगा नहीं। बोलो बेटा। हाँ, ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल। क्वेश्चन ये है केवल मेरा, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ थोड़ा सा, मैं ऑर्डर नहीं पूछ रहा हूँ। Which is maximum reactive towards NSR? ऑप्शन में दूंगा, हाथ उठा के जवाब देना है सभी को। बी वाला, बी वाला सबसे ज्यादा, सी वाला, ए वाला, डी वाला। डी वाला कौन एक्सप्लेन करेगा? यस सर, क्योंकि सर माइनस पे आयोडीन से ज्यादा स्टेबल होता है और इसका बॉन्ड। देखो, ए वाला ज्यादा स्टेबल कौन बोल रहा था? वो ए वाला ज्यादा रिएक्टिव कौन बोल रहा था? कौन एक्सप्लेन करेगा?
तो माइनस आई से क्या होगा? माइनस आई से क्या होगा? और कोई? बॉन्ड पोलराइज ज्यादा होगा सर, पॉजिटिव चार्ज उधर ज्यादा जनरेट होगा, आरडीएस स्टेप वही है। क्या? आरडीएस स्टेप उसमें वही है जहाँ पे बॉन्ड पोलराइज। फिर क्या होगा उससे? सर बॉन्ड पोलराइज ज्यादा होगा प्लस वहाँ पे ज्यादा होगा। और कोई जवाब? माइनस आई जो बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। बैठो, बहुत से जवाब, सुनो ध्यान से। तो पहले मैं आंसर लिख दे रहा हूं। अच्छा, कितने लोगों ने ये सोचा था कि डी सबसे ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि आई अच्छा लिविंग ग्रुप है? हाँ बताओ। कुछ तरंगे आ रही थी मेरे पास, जो मैक्सिमम लोग ऐसे सोच रहे हैं। तो पहले हम आपका आंसर दे रहे हैं कि बेटा आंसर जो है वो क्या है? ये बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नजराना। मैंने कहा ना एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे साफ हो जाएंगे इसको देख। सर ऐसा क्यों? मजाक करते हो आप, हमेशा कुछ मजाक कर देते हो हमारे साथ। तो सुनो मेरी बात ध्यान सुनना। ये देखो आरडीएस क्या है? कार्बन आयन का बनना। मेरी बात ध्यान सुनो। आरडीएस क्या है? कार्बन आयन का बनना, एम कॉम्प्लेक्स का बनना। तो एम कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा? मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करना। मान लो इसको देखो, समझो क्या एनायन बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो ना। यह एनायन क्या हेलोजन के साथ रेजोनेंस में है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल। अरे बोलो, रेजोनेंस में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है किसी भी तरीके से। ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है। अरे बोलो ना। नेगेटिव सिंगल सिंगल, नेगेटिव सिंगल सिंगल, क्या है? नेगेटिव सिंगल सिंगल, किसी भी तरह का इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। अरे बोलो क्या? ये रेजोनेंस ना नेगेटिव तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस, लेकिन इसका रेजोनेंस क्या हो गया? रुक गया। या ऐसे देखो तो रेजोनेंस क्या हो गया? रुक गया। ये नेगेटिव चार्ज इस हेलोजन के साथ रेजोनेंस में नहीं है। तो इस हेलोजन का केवल एक ही इफेक्ट है जो इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर सकता है। कौन सा है? ये कार्बन आयन केवल किससे स्टेबलाइज होगा? बोलो बेटा, माइनस है। इतनी बात समझ आई? किसके? हेलोजन के। तो बताओ जो माइनस आई ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कार्बन आयन कब होगा? जब 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 बोलो ना, जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। समझ में आएगा? तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखेंगे ना? बोलो ठीक है, माइनस आई इफेक्ट से। किसे जवाब देंगे बेटा? माइनस आई। यानी दो तरह के क्वेश्चन हो गए आपके सामने, दो तरह के क्वेश्चन हो गए आपके सामने। पहला, हेलोजन सेम है लेकिन नंबर ऑफ माइनस एम ग्रुप क्या है? वेरिएबल। तो जितने ज्यादा उनके नंबर ऑर्थो पैरा पे होंगे, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। दूसरा, NO2 लगा कर भी दे सकता है और नहीं भी लगा कर दे सकता है। जब हेलोजन डिफरेंट हो तो माइनस आई से देखो, जब हेलोजन डिफरेंट हो तो माइनस आई से देखो, जब हेलोजन सेम हो तो नंबर ऑफ माइनस एम ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन पर देखो। क्या मेरी बात समझ आई नहीं? बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरी बात एग्जाम में आता कितना लोग गलत करने वाले थे? ईमानदारी, ईमानदारी, मुझे पता है। रीजन पूछे साफ हो जाते हैं, फिर भी लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे पता चल गया ना हमने किससे बताने का आंसर नहीं पे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज किसमें नहीं है? रेजोनेंस में नहीं, इसलिए अपन इसी बात नहीं करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज हेलोजन के एम इफेक्ट से स्टेबलाइज नहीं हो। अरे बोलो ना, आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ो। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि AIPMT 2010 में बड़े प्यार से पूछा था। उसका जवाब भी हम उतने ही प्यार से देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नजराना। ये तीनों क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। X, ये है NO2, ये है NO2, ये है A, B, ये है X, C, ये है X एंड D, इधर बेटा क्वेश्चन वही है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स NSR, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स NSR। इधर
स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत कुछ सिखाने के लिए क्वेश्चन आपके सामने आया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक हैलाइड एंड दिस इज कॉल्ड एज एलिफेटिक हैलाइड। अरे बोलो। और हमें पता है कि आंसर ये है, हमें पता है कि आंसर ये है। एरोमेटिक हैलाइड जो होते हैं वो आसानी से निसार नहीं देते। अरे बोलो ना, बोलो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं बेटा, बोलो। आसानी से बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया कि हमारा आंसर होने वाला है CD इज मोर देन AB। CD इज मोर देन AB। अगर किसी एक ऑप्शन में तो टिक करो और आगे निकल जाओ। लेकिन अब इसमें चेक करना है, CD और AB में चेक करना है। कैसे चेक करोगे? तो मेरी बात ध्यान सुनो। पहले यहां मैं कुछ आपको नोट लिखा रहा हूं। नोट क्या है? अगर वो लिख कर देता है कि NSR का रेट बताओ, उसने कुछ नहीं बताया। SN2 पूछ रहा है कि SN1 पूछ रहा है कि SNAE पूछ रहा है कि SNAR पूछ रहा है, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि गिवन कंपाउंड में NSR यानी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट आपको डिसाइड करना है, उनको अरेंज करो। तो सुनो, कुछ चीजें हैं बाय डिफॉल्ट आपको याद रखनी होंगी। जैसे अगर उसने एल्काइल हैलाइड दिया है, एल्काइल हैलाइड, अगर उसने बोला SN2 का रेट तो SN2 से बताओ, SN1 का रेट तो SN1 से बताओ, लेकिन कुछ नहीं बोला है बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग कौन सा रेट मान के चलेंगे? SN1। बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? SN1। दिस इज द बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम मान लेते हैं क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट। और अगर SN1 से चलेंगे तो क्या आपको देखना पड़ेगा बेटा पिक्चर में? क्या? कार्बोकेटायन। क्या देखना पड़ेगा? कार्बोकेटायन। इसकी स्टेबिलिटी को चेक करनी है बाय डिफॉल्ट। SN2 बोल दिया तो SN2 चलना, SN1 बोला तो SN1 चलना, कुछ नहीं बोलना तो SN1 चलना। B, उसने दे दिया एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड दे दिया, तो बेटा हमें किससे देखना होगा? SNAR। और पिक्चर में कौन आ जाएगा बेटा? बोलो। कार्बन एनाइन। क्या जाएगा? कार्बन आयन, यानी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को चेक करना है। C, अगर एसिड डेरिवेटिव आ गया, क्या बेटा? एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव आ जाए तो फिर क्या हमें देखना है? SNAE। और ये हमने कैसे बताया था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। किससे बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। क्या होता है? SNAE का रेट बढ़ता है। अरे बोलो, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है? बढ़ती है। यही मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? तो कुल मिलाकर अगर कुछ ना कहा जाए तो आपको इस तरीके से जवाब देना है। एल्काइल हैलाइड हो तो SN1 से सोचना है, एराइल हैलाइड हो तो SNAR, और एसिड डेरिवेटिव है तो SNAE। मेरी बात ध्यान समझिएगा। और हमें पता है कि एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड। इधर ध्यान सुनिए। यानी अब हमें समझ में आ गया कि एलिफेटिक हैलाइड है तो यानी हमें क्या सोचना है? SN1। तो यानी क्या देखना है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। एरोमेटिक हैलाइड है तो क्या देखना है? SNAR। तो हमें क्या देखना है? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। अगर AB में देखोगे तो आंसर क्या जाएगा? A इज मोर देन B, जितना माइनस से ग्रुप होगा। यहां देखोगे तो क्या जवाब आएगा बताओ? C इज मोर देन D के टाइम की स्टेबिलिटी। अब समझ में आया? और अगर सबको मिला दोगे तो क्या बन के आ गया? C वाला D वाले से ज्यादा, ये तो हमें पता था, A वाला D वाले से ज्यादा। तो आंसर क्या हो गया? CDE। ये क्वेश्चन खाली क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन ने सिखाने के लिए बहुत कुछ आपके सामने लेके आया। क्या आप कितनी बड़ी बात समझ में आ रही है? बना AI 2010। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है।
हो गया बेटा? ये हटा दो। आइए 2 क्वेश्चन करते हैं। स्टॉप। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, आप उसका जवाब देना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सुनो, करना क्या है कि अगर हेलोजन के आर्थर पैरा पोजीशन पर -m ग्रुप लगा है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और वो आसानी से रिप्लेस हो जाता है। तो बताओ क्या इसका आर्थो और ये पैरा है कि नहीं बेटा? बोलो तो बताओ क्या? बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लग जाएगा? OCH3। ये क्या हो गया आपके? NO2 और ये क्या हो गया आपके सामने? NO2 बन गया। इधर देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन से किसको हटाऊं? फ्लोरीन की क्लोरीन? फ्लोरीन। क्यों? हाँ, मत देखना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं चेक करनी है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं चेक करनी है। क्यों रे? क्योंकि आरडीएस जो है, आरडीएस में देखो लिविंग ग्रुप देखना कि मैकेनिज्म किस स्टेप में निकल रहा है? फास्ट स्टेप में। लिविंग ग्रुप किसमें निकल रहा है? फास्ट स्टेप में। तो वो रेट को डिसाइड नहीं करेगा। मेरी बात समझ नहीं आया? तो अपन एनायन की स्टेबिलिटी से देखेंगे और जो एनायन बनेगा वो बताओ कब स्टेबलाइज होगा? कौन से हेलोजन रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा बताओ? -m ग्रुप किसपे? ऑर्थो है पैरा। तो किसके रिस्पेक्ट में है? फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। जवाब दे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ क्या आएगा? OCH3। यहाँ क्या होगा? Cl और यहाँ क्या हो जाएगा? NO। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बना क्या हो? क्या लिख दो तो रह गया। चलिए लास्ट बट नॉट द लास्ट, आगे बढ़ जाए। इसका बस खाली जो बट नॉट द लिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसमें जो सेकंड रिएक्शन लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया है। हाँ, पहले मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने पूरा पेज नंबर 313 लगभग इसी मैकेनिज्म से लिख रखा है। समझा? पैरा आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर, बेटा आइसोमर लिखे उसने रिएक्शंस कराए हैं। चल बेटा लिख चल। ये हटा दूं इधर वाला, ये वाला नोट कर कौन सा? अब जो सेकंड मैकेनिज्म चलेगी बेटा वो है SNARP SNAE मैकेनिज्म। अभी नहीं, AE हो चुका है, अब कौन सा चलेगा बेटा? EA मैकेनिज्म। SNEA यानी एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म। और यहाँ लिखेंगे कुछ पॉइंट।
इसके नीचे आप लिखिएगा, देखिए व्हेन या फिर ऐसे लिखिएगा, एराइल हैलाइड विदाउट ईडब्ल्यूजी। ईडब्ल्यूजी मतलब हाँ, एराइल हैलाइड विदाउट, विद नहीं बेटा, विदाउट, एराइल हैलाइड विदाउट ईडब्ल्यूजी विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग, विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बेस के साथ क्या लिया जाए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2 ब्रैकेट लिखना सोडामाइड, NaNH2 ब्रैकेट लिखना सोडामाइड, तो क्या है सोडामाइड। बहुत ध्यान समझिए, सोडामाइड स्टार्ट किया जाए। सुनो, इसमें सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। क्या बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, प्लीज लिसन केयरफुली, ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ, या ले लिया आपने क्या फ्यूज्ड NaNH2 भी ले लिया जाता है। ये क्या फ्यूज मतलब गलित, गला मतलब मेल्टेड मतलब हाई टेम्परेचर, या केवल NaNH2 लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया क्या काम क्या है यहाँ पे, ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। इसी को क्यों यूज किया हमने बता चुके हैं, ताकि अगर इसने इसके साथ रिएक्शन कर लिया तभी हमें NH2 माइनस मिलता है। लिक्विड अमोनिया टेम्परेचर कम होता है फिर भी रिएक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी आक्रमण किसके होने वाला है, हाइड्रोजन पे। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मैं पूछूं कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि सर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस साइड, तो क्या मोर एसिडिक है बेटा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो बेस यहाँ से क्या निकाल ले गया, H+, बोलो चलो बेटा, H+ ले गया, किसका फॉर्मेशन हुआ, इधर उधर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया Cl और यहाँ चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। इसके बाद क्या होगा, इधर देखिए बेटा, ये और इसने इसको क्या कर दिया बेटा, बाहर कर दिया, बॉन्ड बना गया। और आप बताओ बताओ बताओ, नाम सुना सुना लग रहा है आपको, किसका फॉर्मेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड, ये बॉन्ड बना कि नहीं बना, क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। और हमने आपको बताया बेंजाइन के बारे में, किस ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, sp2 ओवरलैपिंग से बनता है। हम इसी चर्चा आपसे कर चुके हैं। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब क्या होगा, ध्यान समझना, जो ये बेंजाइन बना है, ये पाई बॉन्ड को जो बना है sp2 ओवरलैपिंग से, इसको ब्रेक करो। ब्रेक करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आप ऐसे ब्रेक करो, इसे हमने बोल दिया मैनर ए। दूसरा आप इसको ऐसे ब्रेक कर दो, इसे बोल दिया हमने मैनर बी। दो तरीके से ये ब्रेक हो सकता है, मैनर ए और मैनर बी। अरे बोलो, अब सुनो ध्यान से। अगर मान लो मैनर ए से ब्रेक होता है तो क्या नजर आ रहा है, ध्यान सुना, यहां पर हमने ले लिया, ये है NH2 माइनस, ये हमने इसके पाई बॉन्ड बना दिए। अगर ये ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ चार्ज कौन सा जाएगा, निगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, जहां पॉजिटिव है वहां क्या लगा दो, NH2, और यहाँ पे क्या जनरेट हुई है, निगेटिव। दूसरा ध्यान सुनो, अगर आप बी मैनर में लेके जाते हो तो ऐसे बॉन्ड तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे, यहाँ चार्ज निगेटिव, बहुत से जवाब दे दो। तो जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां क्या लगा दिया हमने, NH2, और यहाँ क्या बन गया, निगेटिव। नेक्स्ट, क्या अमोनिया है कि नहीं बेटा, बोलो, अमोनिया क्या कर देगा यहाँ पे, प्रोटोनेशन। हाँ, यहाँ H+ या फिर क्या है ये, अमोनिया। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ दिस इज द H+ या फिर क्या होता है ये, अमोनिया। बताओ क्या यहाँ पे H+ लग गया कि नहीं लग गया। तो जो आपके सामने बन रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, क्या आपके सामने एक ये वाला प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बोलो। और एक आपके सामने क्या ये बनता हुआ नजर आ रहा है, बच्चा कह रहा है क्या एक एक कर रहे हो तब से,
दोनों सेम बना रखा और करो एक ये बन गया एक वो बन गया, क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है दोनों? तो देखने में थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है? अरे सर इसको थोड़ा सा घुमा तो ये भी ऐसा हो जाएगा। हमने कहा सुनो ध्यान से, ध्यान समझना, ये जहां पर क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा है उसको स्टार बना दिया। क्या बना दिया? स्टार। तो क्या वो स्टार यही है? क्या वो स्टार यही है? स्टार का मतलब हमने क्या किया, इसको आइसोटोपिक कर दिया, कार्बन 14 बना दिया। तो क्या वो स्टार यही है और वो स्टार यही है? अरे बोलो, क्या वो स्टार यही है और क्या वो स्टार यही है? अब समझा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ? कहने का मतलब जहां पर हेलोजन है उसकी जगह NH2 आ जाना, या जहां हेलोजन है उसके बगल में NH2 आ जाना। दोनों संभावना है कि नहीं? दोनों संभावना है कि नहीं? बोलो। इससे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है? साइन सब्स्टिट्यूशन या सीने सब्स्टिट्यूशन। AIMT 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसे बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट या बोलते हैं इप्सो। नाम सुना है? अरे बोलो, कहाँ बताया था? बताया था सर आपने, ये मत पूछो कहाँ बताया था, आपने बताया था इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अरे बोलो, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। हम इप्सो सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं मुंडी सब्स्टिट्यूशन। एक मुंडी को हटाकर एक मुंडी को हटाया, दूसरी मुंडी लगा। रावण में कौन सा सब्स्टिट्यूशन पाया जाता था? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। एक मुंडी जाती थी वही दूसरी मुंडी आ जाती थी। अरे है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? तो ये आपके पास दो तरह के सब्स्टिट्यूशन नजर आ गए, एक ऐसा साइन सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या हो गया बेटा? इप्सो या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया नहीं हो गया? अरे बोल दो सिमिलरली। क्या बोला? सिमिलरली। इसी तरीके से जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज मैं आपको लिखा चुका हूँ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ बोले तो फिनॉल। अरे ना, क्या बोला? तो अब क्या है? आप लिखवा सकते हो? बताओ, पूरी क्लास बताओ क्या लिख दिया? ये क्या है? Cl। बताओ यहाँ क्या लिख दिया? याद हो जाना चाहिए। एक्वस बोलो क्या है? 623 300 फॉलोड बाई बोलो भाई ना। ये आया यहाँ क्या होता? प्लस 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 प्लस। क्या यहाँ पे किया जाएगा? बेंजाइम मैकेनिज्म बनेगा, फिर वैसे बॉन्ड टूटेगा, फिर अरे समझ नहीं है? सेम वही मैकेनिज्म, लेकिन मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो गया? दिस इज कॉल्ड इप्सो या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या हो गया? साइन सब्स्टिट्यूशन या सीने सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट। और एग्जाम में पूछा हुआ था, मैंने बता रखा है। बोलो, पूछा है कि नहीं पूछा है? कहाँ पूछा है? हाँ, इतना मैं याद करा दे रहा हूँ कहाँ पूछा है। कितना मेहनत करके आता है मास्टर, देख लो। जेन में 21 बताओ कितना खतरनाक पढ़ाई करो तुम। बनाओ क्या हो? नीट 2017 में क्वेश्चन आया था इसमें। मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं तो डायरेक्ट उसका आंसर लिख देना। उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी बनते हैं, उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, खाली ये लिखकर छोड़ दिया इसने। इधर देखो सर, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस से हीट लेने की जरूरत नहीं है। इधर 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 डायरेक्ट जवाब देने जाना, डायरेक्ट उसका आंसर बनाऊंगा, डायरेक्ट इसका आंसर बनाना। ये आया था नीट 17 में। क्या हवा में कितने लोग समझ पा रहे हैं? हवा हवा में, हवा हवा है, हवा हवा में हम समझना है। अरे ना वापस। तो ध्यान सुनना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कहाँ का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? वही का हाइड्रोजन ले जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ का भी और यहाँ का भी बहुत ज्यादा एसिडिक। ले गया कि नहीं ले गया? ये भी यहाँ से आएगा और इसको बाहर कर देगा। अरे बोलो, क्या आपके सामने देख सकते हो OCH3? क्या ये बना कि नहीं बना? बोलो, बना कि नहीं बना इस तरह से? अब क्या इसके बाद एनायन बनता था? अब एनायन तुम्हें इस OCH3 के हिसाब से बनाना पड़ेगा, जहां एनायन ज्यादा स्टेबल बने।
NiOCH3 के पास स्टेबल होगा कि दूर? पास। क्यों पास ज्यादा स्टेबल होगा? माइनस है बेटा, लोकलाइज्ड है, माइनस है। बात समझ आया? तो क्या तुम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे? तो वहां ब्रेक करोगे तो यहाँ क्या आएगा? प्लस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। प्लस में क्या लगा दोगे? NH2। अरे बोलो, तो क्या ये तो OCH3 है, ये यहाँ जाएगा आपके सामने NH2, और माइनस में क्या लगा देगा? अमोनिया H फाइनल प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? कौन सा हो गया? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट, या क्या बन गया? एक तो सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसने नाम नहीं दिया था, उसने सीधे क्या लिखा था? सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अरे बोलो, कितना आसान है, बना। तो इसके साथ बेटा समाप्त होता है क्या? हाँ बहुत सही। कहाँ थे तुम? अब नए पेज से हेडिंग डालेंगे। हमारे पास कितना समय बचा है? 15 मिनट। 15 मिनट। यही तो बात है, तुम नोट करने में बहुत समय लेते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज ना हो जाता ना, उसके बाद करता करता नोट कर जाओ। हाँ, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मतलब मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। तो डाउस प्रोसेस भी नाम नहीं दे रखा है, वो इक्वेशन दे रखा है। फिनॉल फिनामिन फिनालिवन डाउस डाउस नो डाउस 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 एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला टॉपिक स्टार्ट होने चाहिए है। अच्छा, ये तो बताए, पूछा नहीं किसी ने कि इसको सर SNEA क्यों बोल दिया आपने? एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस? क्या एलिमिनेट हो रहा है? अब मैं बता रहा हूं, इधर देखो। क्या यहां पर यहां एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलोजन का क्या हो रहा है और NH2 का क्या हो रहा है? एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। लिख लेना बेटा इसको, मैं सबसे पहले हटाऊंगा। लिखना तो लिख लो, और अदरवाइज रहने दो, कोई जरूरत भी नहीं है। इतना मैंने बहुत बता दिया। नए पेज से हेडिंग डालेंगे। चलो बेटा,
लिखो इसमें पहला पॉइंट। 2 लाइन से ही हम स्टार्ट कर देंगे, जो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन को समझाया जाए तो एक अच्छे लेवल पे इसको समझाया जा सकता है, और इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स बनते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं इसके। गिब्स फ्री एनर्जी से इसको समझा सकते हैं, डेल्टा डी जी का 2 डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, कि क्या इसमें टेम्परेचर और एंट्रोपी किस तरह से अपने को एडजस्ट करते हैं जिससे एलिमिनेशन होते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। कहीं तो पास भी नहीं टाइप क्लास 12 में, बाईपास होते हैं, अरे है ना। हाँ तो समझो बेटा, एलिमिनेशन। तो इन सभी चीजों को समराइज करते हुए मैं 2 शब्दों में जनरली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जो मैं भी लिखने जा रहा हूं उससे क्वेश्चन हमारा जनरली हो जाएगा, और जहां तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ सर इन सब चीजों में कुछ नया दिखाई दे रहा है, तो उस समय समय पे आके मैं आपको चमकाता रहूंगा। अरे बोलो, तो सबसे पहले 2 लाइन से स्टार्ट करते हैं। लिखो बेटा, बोलो क्या रे? हाई टेम्परेचर and strong base. High temperature and strong base favor elimination. High temperature and strong base favors elimination. ये स्टेटमेंट यूज में लेना है हमको, आगे जहां पे होगा उसी को मैच में यूज लेंगे। हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन, तो उल्टा लिख लो ना। लो टेम्परेचर और आगे बताओ, यस, लो टेम्परेचर एंड वीक बेस फेवर्स सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में शुरू में बोलता आया था आपको, क्या है? लो टेम्परेचर फेवर्स सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2। तो सुनो बेटा ध्यान से, यानी कुल मिलाकर यहाँ पहली लाइन से हमने आपको ये बता दिया कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन से जाएगी एलिमिनेशन से। चांसेस दोनों रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन के भी और एलिमिनेशन के भी। अरे बोलो ना, इससे फॉर एग्जांपल 2 डिग्री आरएक्स से सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकता है और एलिमिनेशन। कब हमें सब्स्टिट्यूशन जाना है, कब हमको एलिमिनेशन जाना है। 1 डिग्री आरएस के साथ क्या खेल होगा, 3 डिग्री आरएस के साथ कैसा खेल होगा, इन सब की चर्चा करेंगे। और लास्ट में टॉपिक डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, जहां खूब सारे क्वेश्चन हम खुद लिखेंगे। आपको पहचानना होगा कि वो SN1 होगा कि SN2 होगा कि E1 अभी पढ़ने वाले E1 होगा या E2 होगा। क्या ये बात समझा? लो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पढ़ लोगे तब ना कंपैरिजन कर पाओगे। पहले कंपैरिजन ही करा दो। इज इट क्लियर? तो अब लिखो, सबसे पहला टाइप लिखो। टाइप बहुत सारे होते हैं, ध्यान सुना। अगर मैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन की बात करूं तो बहुत प्रकार के टाइप होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अगर बात करें तो हम केवल 2 टाइप पर डिस्कस करेंगे। एक अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन के बारे में भी केवल एक रिएक्शन ही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला लिखो इसमें अल्फा या 1-1 एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन। अल्फा या अल्फा या 1-1 एलिमिनेशन। अरे बोलो, चलो बेटा आइए यहां पे बैठाओ, नोट ध्यान समझना। कहां पे देखेंगे, ये हमारे सामने जो बना है इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? सूंघना नहीं, क्या होता है ये? क्लोरोफॉर्म। ये नहीं सूंघ लिया, ये हमारे सामने क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ, या क्या लिया? KOH के साथ, या फिर क्या लिख सकता है वो OH माइनस भी लिख सकता है, और हीट दिया। क्या हुआ? प्रोडक्ट ध्यान सुनना, बेस दे दिया। इस Cl के -I के कारण क्या ये मोर एसिडिक हो जाएगा हाइड्रोजन? बोलो, ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो। अब होगा क्या? ये बेस है, बोलो यहां से क्या स्टेट कर लिया? एसिडिक है। क्यूरिन दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन एसिडिक। क्या बन गया बेटा? ध्यान सुनो, क्या यहाँ पे C पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया Cl, यहाँ आया Cl और यहाँ आया Cl। बोलो, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया Cl-। यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और हम इसकी चर्चा आपसे पहले कर चुके हैं। अरे बोलो, किसका फॉर्मेशन होगा? बोलो, क्या तुम्हें याद है? क्या बन गया? डाइक्लोरोकार्बीन।
जिसे प्यार से हम लोगों ने क्या बोला था, DCC, जो क्या था, इलेक्ट्रो। तो ये हमारे पास एक ही एग्जांपल है अल्फा या अल्फा अल्फा या 1-1 एलिमिनेशन का। जिस कार्बन पर हेलोजन लगा उस कार्बन को हमने कौन सा कार्बन बोल दिया, अल्फा एलिमिनेशन। या उसी कार्बन से, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और उसी कार्बन से हाइड्रोजन किया है कि नहीं है, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। या इसको अगर एक नंबर बोल दोगे तो क्या नाम हो जाएगा, 1-1 एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा, 1-1 एलिमिनेशन। क्या मेरी बात समझ आई है? चलो दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं बस ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद होना चाहिए आजकल, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, खत्म। अब हमें ये याद होना चाहिए कि हमें CH-Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म याद रखना बेटा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी आपको सामने क्लोरोफॉर्म के साथ बेस नजर आ जाए तो आपको सीधे क्या बनाना है, क्या बनाना है, CCl2 बोले तो DCC। ये आपको याद होना चाहिए, ये हमारे काम में आएगा, आगे भी काम में आएगा बेटा। जब राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर एक काम में आने वाला है, समझ आ गया है? तो हमें सीधे क्या लिख देना, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस। क्या लिख देना है, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस। बात समझ आ गया है? तो क्या बन जाएगा, DCC। क्या बन जाएगा रे, DCC। यहाँ पे नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अब सुना मेरी बात। दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज बीटा या अल्फा बीटा या 1-2 एलिमिनेशन। बीटा या अल्फा बीटा या 1-2 एलिमिनेशन। अरे बोलो, ये हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार का। एक पढ़ेंगे E2 और दूसरा पढ़ेंगे E1। जैसे पहले पढ़ते थे SN2, फिर पढ़ते थे SN। इसके अलावा भी कई प्रकार के एलिमिनेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल EI एलिमिनेशन, वैसे वहां SNI था ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर, ऐसे यहाँ एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, नॉट इन आवर सिलेबस। ऐसे एक होता है E1CV, कॉन्जुगेट बेस बना के, E1 मैकेनिज्म कॉन्जुगेट बेस बना के E1CV। हाँ, उसका एक रिएक्शन हमारे कोर्स में है लेकिन उसकी मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसके बारे में भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा गामा एलिमिनेशन भी होते हैं। अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन पढ़ लिया, तो गामा एलिमिनेशन भी होता है लेकिन उन सब की चर्चा हमको नहीं करना है। इसके अलावा भी कई होते हैं लेकिन हमें उनके बारे में जानना नहीं है, यानी केवल हमें किसको पढ़ना है, E2 है। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो इसको लिखिए और हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दैट इज E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और स्टार्टिंग ऑफ एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे तो आपका सब नुकसान हो जाएगा, इसे ध्यान रखना। सबसे पहले E2 एलिमिनेशन बोले तो एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, और इसको हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं एक एग्जांपल के साथ जिसका नाम है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाइड्रो और हेलोजन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का डी होना, डी मतलब निकलना, डी मतलब निकलना, डिलीट होना, क्या कहलाता है बताओ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब हमारे एलिमिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, ये भी ध्यान समझना कि हर एक वर्ग के लिए पर्टिकुलर एजेंट बनाए गए हैं जिन्हें हम रिएजेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो ध्यान से, HX इसका निकलना, H2 इसका निकलना, H2O इसका निकलना, इसे बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन हेलोजन का निकलना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजन का निकलना, डिहेलोजिनेशन, अरे बोलो, और पानी का निकलना, डिहाइड्रेशन। हर के लिए अलग अलग एजेंट बनाए गए हैं जिन्हें हम रिएजेंट कहते हैं। तो जब आप समरी बनाओगे शॉर्ट नोट्स में तो HX निकलने वाले कौन से रिएजेंट हैं वो याद होने चाहिए। कि एल्काइल हैलाइड के साथ ये वाले रिएजेंट निकल जाए तो क्या, रिएजेंट मिल जाए तो क्या करना है। ऐसे डिहेलोजिनेशन वाले कौन से होते हैं और डिहाइड्रेशन वाले क्या होते हैं, इन सब की चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। अरे है ना, तो ठीक है बेटा, दिस यू। और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना,
स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो छूट गया, और जो लेट से आ रहे हैं थोड़े बहुत, मजाक नहीं करें, शुरू का 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो छूट गया तो फिर ईटू साहब एलिमिनेशन की आत्मा खत्म हो जाएगी, ठीक है, हाँ एलिमिनेट हो जाओगे एलिमिनेशन से, ठीक है। तो चलो विश यू, और हाँ ELP, आपको ELP आज या तो कल आपको नेक्स्ट ELP मिल रही है, ELP नंबर 3 और 4, अच्छे क्वेश्चन से उनको करिए, ELP 4, 5 पे काम चल रहा है, ओके, 3, 4 मिल जाएगा, 5, 6 पे काम चल रहा है, ओके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, वेलकम टू यू ऑल, वेलकम टू यू ऑल, अरे वेलकम टू यू ऑल, अरे बेटा वेलकम टू यू ऑल, कितनी बार थैंक यू बोलेंगे बेटा, हाँ वेलकम टू यू ऑल, don't